थ्योरम है, थ्योरम क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये बताया जा चुका है लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे आज एक थ्योरम देखो जो कि हमेशा आती है। तो थ्योरम ये है, तो ईच ऑर्थोनॉर्मल सेट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, प्रूव दैट each orthonormal set is linear independence. Prove that each orthonormal set is linear independence, लीनियर इंडिपेंडेंस सेट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लीनियर इंडिपेंडेंस सेट होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं, वह सेट जिसके यदि वी एफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एस वी एफ का एक नॉन यूनिटी सबसेट है। ठीक है, तो एस ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहलाता है, जब उसका किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या है 0 और ईच वेक्टर की लेंथ 1 हो, ईच वेक्टर की लेंथ क्या हो 1 हो, ईच वेक्टर का हम नॉर्म निकालें तो क्या आए, वो 1 के बराबर आए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं प्रूफ, लेट वी एफ बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस और यस बी एनी सबसेट ऑफ वी एफ, देन सबसेट यस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, नॉर्मल सेट इफ फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंग इन यस, तो देन नंबर फर्स्ट अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो 0 और सेकंड क्या हो नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग इन यस। हर एक वेक्टर की लेंथ क्या हो, या 1 हो ना, हर एक वेक्टर की लेंथ 1 यानी यूनिट वेक्टर हो सब, और किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या है 0। ठीक है, तो लेट एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n। ठीक है, देन वी हैड प्रूव दैट एस इज लीनियर इंडिपेंडेंस, देन we have to prove that S is linear independence, S is linear independence। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, S को लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाने क्या तरीका है, जितने इसमें एलिमेंट हैं उतने अधिस ले लें और गुणनफल का योगफल 0 के इक्वल करें और फिर सब स्केलर की वैल्यू 0 दिखा दें। जैसे आपको पता है ना कि यस में मान लो एलिमेंट है क्या अल्फा 1 अल्फा 2, तो हम क्या करें A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 करके A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 दिखा दें, तो यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे। यदि मान लो यस में एलिमेंट क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हैं, तो हम क्या देखें, 3 एलिमेंट 3 स्केलर लें, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 करके ये दिखाएं कि A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A3 बराबर 0, सब की वैल्यू जब 0 आ जाती है, सब स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तब कहते हैं यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। और इनमें से कोई एक स्केलर 0 के बराबर नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंस कहलाता है। ठीक है, तो जितने यस में एलिमेंट हैं उतने हम स्केलर लें और स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करें और फिर देखें
कि हर एक स्केलर की वैल्यू जीरो आती है कि नहीं। यदि हर एक स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। सेंस समझ में आया ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट A1 A2 डैश डैश AN बिलोंग इन फील्ड बिलोंग इन F such that A1 alpha 1 A2 alpha 2 डैश डैश AN alpha AN इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। वेयर 1 इज लेस देन AN इज लेस देन, यहाँ पे क्या लिखे दो, हाँ ठीक है, ये के मान लेते हैं बीच में, के इज लेस देन आर इक्वल एन। के की वैल्यू 1 से अन के बीच कुछ भी हो सकती है। रास्ते में ए के और अल्फ़ा के भी है, ए के अल्फ़ा के भी है, यहाँ पे है ना। मान लेते हैं रास्ते में क्या है उसको हम लिखे देते हैं थोड़ा सा, A1 A2 डैश डैश, यहाँ पे रास्ते में ए के अल्फ़ा के भी मिलेगा, और ये डैश डैश लास्ट में आएगा AN अल्फ़ा एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, लिख लिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जहाँ के बारे में बता रहे हैं, वेयर 1 इज लेस देन आर इक्वल के इज लेस देन आर इक्वल एन, 1 और एन के बीच कहीं भी के हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम विचार करते हैं किस पर, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर या जीरो वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर कह लो। जीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू जीरो वेक्टर और क्या, जीरो वेक्टर और अल्फ़ा के, जीरो वेक्टर अल्फ़ा के, ऐसे। इस जीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो गुणे जीरो वेक्टर कामा अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस जीरो वेक्टर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इस वेक्टर जीरो वेक्टर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश ए के अल्फ़ा के और प्लस डैश डैश AN अल्फ़ा एन अकामा, ये अल्फ़ा के लिखेंगे ही, इसका इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब इसको लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आपको पता ना है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा और कामा गामा, अब इसका मतलब क्या होता है, अल्फ़ा और गामा का इनर प्रोडक्ट और प्लस बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट, इसी को लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और गामा और प्लस बीटा और गामा, लीनियर प्रॉपर्टी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या आ गए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आ गए। तो पहले हम क्या करें, ये वाला एलिमेंट ये लिखें, फिर ये वाला ये लिखें, फिर ये वाला ये लिखें, फिर ये वाला ये लिख देंगे लीनियर प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या लिख देंगे, लीनियर प्रॉपर्टी से। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो A1 अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा के, फिर क्या लिख देंगे, उसके आगे जीरो भी है ना सर, कहाँ, हाँ ये देखो जीरो का मतलब क्या है, जीरो को हम यहाँ लिख दिए ये। ठीक है, अब इस जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो इंटू जीरो का, जीरो इंटू, देखो जीरो इंटू जीरो का वेक्टर, और यहाँ पे क्या, जीरो इंटू जीरो का वेक्टर और अल्फ़ा के, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू अल्फ़ा, आपको डाउट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्या हम लिख दें, देखो ये जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू जीरो वेक्टर और फिर अल्फ़ा के, ऐसे।
इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। जीरो और जीरो वेक्टर मिलके जीरो वेक्टर होगा। अदिश और सदिश का गुणा सदिश होता है। 3 संख्या है, ये वेक्टर है, तो 3 वेक्टर ये क्या होगा, सदिश वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये स्केलर है, फील्ड का मेंबर है, और ये वेक्टर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, जीरो और जीरो वेक्टर मिलके जीरो वेक्टर बन गया, ये होगा अल्फा के। ठीक है, अब देखो जीरो वेक्टर के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसके स्थान पे जीरो वेक्टर के स्थान पे ये लिख दिए हम, और अल्फा के को हूबहू उतार दिए। अब ये जीरो वेक्टर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या लीनियर प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, देखो लीनियर प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो आएगा A1 अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा के, फिर A2 अल्फ़ा 2 और कामा अल्फ़ा के, फिर डैश डैश, रास्ते में ये भी मिलेगा ए के अल्फ़ा के भी ना, और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, फिर लास्ट में क्या मिलेगा, AN अल्फ़ा एन और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगा जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर इसको लिखेंगे A1 कॉमन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, A2 कॉमन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ये होगा ए के अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ये डैश डैश, यहाँ क्या आएगा AN और अल्फ़ा एन अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब डिफरेंट वेक्टर हैं कि नहीं, डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट तो जीरो होगा, पर यहाँ पे अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वेक्टर जीरो बार, यहाँ पे A1 इंटू क्या हो जाएगा जीरो, ये डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होता। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट में डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, और इक्वल वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जीरो लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे A2 इंटू जीरो बार, और यहाँ पे क्या ए के इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर, ऐसे, प्लस डैश डैश यहाँ पे AN इंटू क्या जीरो, ये भी डिफरेंट वेक्टर है। तो आपको मिला क्या रिजल्ट, देखो आपको रिजल्ट ये मिला, नीचे वाली लाइन आती है कि नहीं आती, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है यार, लिख ले देना ना, नीचे वाली लाइन को एक बार फिर से लिखे देते हैं ऊपर, जीरो बार इज इक्वल टू क्या है, ये पूरा A1 इंटू जीरो बार, फिर A2 इंटू जीरो बार, फिर क्या है डैश डैश ए के इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के नॉर्म का स्क्वायर, और प्लस डैश डैश AN इंटू जीरो, ऐसे। ठीक है, तो जीरो बार इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा जीरो, ये जीरो, ये बचेगा डैश डैश ए के और अल्फ़ा के नॉर्म का स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये सब शून्य। तो यहाँ पे मिल क्या गया, जीरो बार इज इक्वल टू ए के नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा है, ये लंबाई है, तो लंबाई है तो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती ना ये, तो ये लंबाई है, तो जीरो बार बटे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर करें तो जीरो में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो बार बराबर ए के, जीरो बार बराबर ए के। अब के का मान कहाँ शुरू है, के का मान 1 से शुरू होकर के n तक है। ठीक है, तो जब ए के बराबर शून्य हुआ, इसका मतलब है के का मान कहाँ शुरू है, 1 से n तक ना, तो जीरो बार का मतलब ये हुआ कि A1 का मान भी शून्य है। ठीक है, जीरो बार बराबर A2, यानी A2 बराबर भी क्या होगा, शून्य होगा।
A2 बराबर 0, A3 बराबर, ये 0 बार नहीं होगा, 0 होगा क्योंकि फील्ड के एलिमेंट है ना। तो ये क्या होगा, A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 डैश डैश क्या, AN बराबर 0। तो सब जितने अदिश थे यहाँ पे यस में, जितने सदिश थे उतने अदिश का हम उपयोग किए थे। कौन कौन, A1 A2 A3 डैश डैश AN। और अदिश और सदिश के गुणनफल का योगफल 0 किए थे, देखो यहाँ, ठीक है। देखो अदिश और सदिश के गुणनफल का योगफल 0 किए थे, वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 किए थे। तो हम ये बोले थे कि यदि हर एक कोफिशियंट A1 A2 डैश डैश AK AN सब 0 हो जाएं, इसका मतलब क्या होगा कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। तो यहाँ दिखा दिए ना कि AK का मान 0 आ गया, इसका मतलब K की वैल्यू 1 से शुरू होती है, n तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि A1 का मान भी 0 है, A2 का मान 0 है, A3 का मान 0 है, AN का मान 0 है। जब सब का मान 0 है तो ये वेक्टर क्या होंगे, यस के जो वेक्टर हैं लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, ठीक है। यस में जितने वेक्टर होंगे उतने हम स्केलर लिए और स्केलर वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल किए और फिर ये दिखा दिए कि अल्फ़ा के का मान 0 है। अल्फ़ा के का मतलब अल्फ़ा के एक प्रतिनिधि का काम कर रहा है, ठीक है। फिर अल्फ़ा के का मतलब क्या है, के की वैल्यू 1 से शुरू होती है, n तक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि के स्थान पे हम 1 भी लिख सकते हैं तो A1 बराबर भी 0, के स्थान पे 2 भी लिख सकते हैं तो A2 बराबर भी 0, और के स्थान पे 3 भी ले सकते हैं तो A3 बराबर भी 0। और के की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक, तो AN बराबर भी 0। इसका मतलब यस वेक्टर के लिए जितने स्केलर का उपयोग किए थे उन सब स्केलर की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। यही ना तरीका है लीनियर इंडिपेंडेंस में। वो तो लीनियर स्पान जब पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे, ये लीनियर स्पान एक घात विस्तृति, ठीक है। किसी भी सेट के मेंबर को लीनियर इंडिपेंडेंस हुआ, बेसिस दिखाने के लिए भी यही दिखाए थे, बेसिस दिखाने के लिए भी यही दिखाए थे कि सबसे पहले कोई सेट VF का बेसिस कब कहलाता है, जब उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हों और VF का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो क्या लिख दोगे, सिंस फॉर A1 अल्फ़ा 1 A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 डैश डैश AN अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0, वी गेट A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 डैश डैश AN बराबर 0। इट मीन्स S इज इक्वल टू वेक्टर्स ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंस linearly independence. It means vectors of S is linearly independence. Hence S is equal to alpha 1 alpha 2 alpha 3 dash dash alpha n linear independence ये हो गया। अब है लिख लेना।
एक है ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ग्राम स्मिथ, ग्राम SCHMIT, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो इसको क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम मिक्स भाषा में लिख के देते हैं, बाद में उसको हम कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश में, ठीक है। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के किसी दिए गए बेसिस को, किसी दिए गए बेसिस को ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में चेंज करने की प्रक्रिया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में चेंज करने का प्रोसेस जे ग्राम एवं ई स्मिथ, जे ग्राम एंड ई स्मिथ, ठीक है, SCHMIT, ई स्मिथ द्वारा दी गई, ठीक है, स्मिथ द्वारा दी गई। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, हाँ, इसी कारण यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्राम स्मिथ SCHMIT स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके माध्यम से क्वेश्चन बताते हैं, या थोड़ा सा बेसिस, थोड़ा सा और एक वर्किंग रूल लिख लो, फिर क्वेश्चन बताते हैं। वर्किंग रूल निकालने का प्रोसेस क्या है, वर्किंग रूल, ठीक है। तो माना फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई दिया गया बेसिस ये है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डैश अल्फ़ा n है। इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई दिया गया बेसिस
ये है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है, डैश डैश अल्फ़ा एन, इसको बी नाम रख लिए, ठीक है। तो इसको इस बेसिस का आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है, ये बेसिस को आर्थो नॉर्मल बेसिस में चेंज करने थे, तब हमें इस बेसिस का आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड करना है। तो तब इस बेसिस का, तब इस बेसिस का आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड करने के लिए, आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करते हैं। निम्नलिखित स्टेप फॉलो करते हैं। कौन कौन स्टेप फॉलो करते हैं? नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बीटा 1 बराबर अल्फ़ा 1। तो बीटा 1 बराबर अल्फ़ा 1 तो की वैल्यू फाइंड करते हैं। बीटा 1 बराबर अल्फ़ा 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर नंबर सेकंड, बीटा 2 बराबर इस प्रकार से निकालते हैं, अल्फ़ा 2 माइनस, फिर लिखेंगे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा 2 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा 1 अपान बीटा 1 के नॉर्म का स्क्वायर, ऐसे। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या करते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, बीटा 2 तो हो गया, बीटा 3 जब निकालोगे ना तो कैसे निकालोगे, बीटा 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 लिखोगे, फिर अल्फ़ा 3 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट बाहर बीटा 1 भी, नीचे नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर, ऐसे। फिर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 3 के बाद यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा 3, अब बीटा 1 ना लिखे थे, अब बीटा 2 लिखेंगे, अब बाहर बीटा 2, अब फिर नीचे नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे बताओ, अल्फ़ा 3 तो यहाँ भी लिखेंगे, अब बीटा 3 लिखेंगे, फिर बीटा 3 बाहर भी, और नीचे नॉर्म ऑफ बीटा 3 का स्क्वायर, ऐसे। फिर आगे क्या लिखेंगे बताओ, हाँ अल्फ़ा 3 तो रहबे करेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, बीटा 4, अब बाहर भी बीटा 4 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बीटा 3 होगा। फिर इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, बीटा n, क्या निकालेंगे, बीटा n। तो बीटा n जब लिखेंगे तो यहाँ बीटा 3 तो अल्फ़ा 3 रहता है, तो बीटा n तो अल्फ़ा n होगा, है ना। बीटा 4 तक जाएंगे, वो डैश डैश लगा है, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, समझ में हाँ। नहीं बीटा 2 है तो बीटा 1 तक गया ना, अब बीटा 3 है तो 2 तक जाएगा, भाई हम नहीं सोच, हाँ इतना। आप क्या लिखोगे, बीटा n है, तो बीटा n है तो क्या लिखेंगे आप, अल्फ़ा n लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा n और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट अपान, और फिर बीटा 1 बाहर भी, और नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर। अब आगे बोलो क्या होगा, माइनस अल्फ़ा n तो रहबे करेगा, बीटा 1 है तो बीटा 2 ना, अपान नॉर्म ऑफ बीटा 2 का स्क्वायर, और फिर बाहर बीटा 2, ठीक है। अब कहाँ तक, आगे वाला क्या होगा, माइनस अल्फ़ा n और बीटा 3 अपान नॉर्म ऑफ बीटा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, डैश डैश, लास्ट वाला होगा अल्फ़ा n तो रहबे करेगा, और बीटा n माइनस 1 है ना, और नॉर्म ऑफ बीटा n माइनस 1 का स्क्वायर, और बाहर बीटा n माइनस 1,
ये अब हम क्या निकालेंगे, जब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n सब मिल जाएंगे तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, कोई सदिश यदि आपको मिल गया हो तो एक ऐसा सदिश बनाना है कि उसका मापांक 1 हो, उसका मापांक क्या हो, 1 हो। तो जैसे मान लो एक सदिश है आपके पास, सुनो, एक सदिश है वेक्टर ए मान लो, तो वेक्टर ए बराबर क्या है 2i + 3j के, 3j है ना, ऐसे है मान लो 4k का f, ऐसे। अब इस वेक्टर को ऐसा बनाना है कि इसका मापांक करें, इसका मापांक करने का मतलब ये होता है वेक्टर ए का मापांक, तो 2i + 3j, अब लिखना नहीं है इसको, 4k का इसका मापांक, तो मापांक का मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 4 9 और ये क्या होगा 16, 16 9 25 4 29, ये 29 आता है, एक तो नहीं आता ना, इसका मॉडुलस 1 नहीं आ रहा है, तो इस वेक्टर को हम इकाई सदिश नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इस वेक्टर को हम ऐसे कर दें, वेक्टर ए का f लिख दें और वेक्टर a अपान a का मापांक कर दें, तो वेक्टर a के स्थान पे क्या लिख दें 2i + 3j और प्लस 4k है ना, और यहाँ a का मापांक क्या है √29, तो ये a कैप इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दें 2i + 3j प्लस 4k अपान सबके बटे में √29 कर देते हैं, सबके बटे में √29। तो जब सबके बटे में √29 करेंगे तब यदि a कैप का माड करेंगे तो यहाँ जानते हो 2 अपान √29 का स्क्वायर होगा, फिर 3 अपान √29 का स्क्वायर होगा, फिर 4 अपान √29 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये आएगा लास्ट में रूट के अंदर 29/29, तो कट जाएगा तो क्या आएगा √1, 1 के स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, मापांक 1 आ रहा है कि नहीं, मॉडुलस, तो इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम ये इस वेक्टर B3 को ऐसा वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड करें तो 1 आए, उसका नॉर्म निकालें तो 1 आए। यहाँ मैग्नीट्यूड करते हैं, वहाँ क्या निकालते हैं नॉर्म, तो जब नॉर्म निकालते क्या आना चाहिए 1। तो हम क्या किए, वेक्टर ए नॉर्मल फॉर्म में नहीं था तो हम इस प्रकार लिख दिए तो नॉर्मल फॉर्म में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम γ1 निकालेंगे, तो γ1 β1 से निकालेंगे, तो β1 अपान β1 का क्या कर देंगे नॉर्म, वहाँ क्या करते थे मॉड वेक्टर में, पर यहाँ क्या करेंगे γ1 बराबर β1 अपान β1 का नॉर्म कर देंगे। इसको सॉल्व करने से जो वेक्टर आएगा उसका यदि नॉर्म निकालेंगे तो 1 आएगा, उसका नॉर्म निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और एक γ2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, γ2 बराबर होगा β2 अपान नॉर्म ऑफ β2। इसी प्रकार γ3 निकालेंगे तो क्या होगा β3 अपान नॉर्म ऑफ β3, और फिर γn बराबर क्या लिखेंगे βn अपान नॉर्म ऑफ βn। तो यहाँ पे यदि हम γ1 और γ2 का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 रहेगा, γ1 γ3 का भी इनर प्रोडक्ट 0 रहेगा, γ1 γn का भी रहेगा, γ2 और γ3 का भी रहेगा, डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 रहेगा, ठीक है। पर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इनका नॉर्म निकालेंगे हर एक वेक्टर का तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाएगा B का, जिसमें वेक्टर क्या थे B = β1 β2 βn एलिमेंट थे, था वो बेसिस था, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो उस बेसिस का ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों होगा, क्योंकि दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, और ईच वेक्टर की लेंथ क्या होगी, ईच वेक्टर का नॉर्म क्या होगा 1 होगा, ईच वेक्टर का नॉर्म 1 होगा। तो ये स्टेप फॉलो करने से ऐसी कंडीशन आती है। ऊपर वाले स्टेप को ध्यान में रखते हुए जब बनाओगे तो निश्चित रूप से जो γ1 और γ2 आए हैं तो उन दोनों डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 रहेगा, और हर एक वेक्टर की जो लेंथ होगी, हर एक वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, तभी तो वे सेट कहलाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट, है ना। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट रहेगा, लेकिन दिए गए बेसिस का ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसलिए इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कहते हैं, कहेंगे। फिर जो γ1 γ2 γ3 γn से जो सेट बन गया
वो बीटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n बेसिस था, उस बेसिस का ये जो सेट बनेगा गामा 1 गामा 2 गामा n से, तो वे क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्या कहलाएगा? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से गामा 1 गामा 2 गामा n मिला। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा n बेसिस बी का बी कौन बी? जिसके एलिमेंट थे बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। जो बेस दिया था उस बेसिस का ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। जो बेस दिया था उस बेसिस का क्या है? ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। यहाँ डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट, जैसे गामा 1 और गामा 2, गामा 1 और गामा 2 का इनर प्रोडक्ट निकालो तो 0 आएगा। और नॉर्म ऑफ गामा 1 नॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं गामा आई और गामा जे इज इक्वल टू 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। और यहाँ पे क्या होगा? गामा आई और गामा जे का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यदि आई इज इक्वल टू जे। आई जे दोनों डिफरेंट रहेंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 रहेगा, और आई जे इक्वल रहेंगे तो इनर प्रोडक्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। टाइम बचा है अभी? नहीं। ठीक है, तो कल अब इस पर एक क्वेश्चन बता देंगे और फिर परसों से एनालिसिस पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर बता देना अभिषेक को। इस पर आधारित क्वेश्चन कल बताएंगे।